नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कांग्रेस को पिछड़ों का सहारा। जी हां, अधिवेशन चल रहा है गुजरात में, वहां के अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लगातार मंथन हो रहा है कि आखिर कांग्रेस रिवाइव कैसे करे। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। 2 दिवसीय अधिवेशन है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। CWC की इस बैठक में कांग्रेस के तरफ से सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की रणनीति और सामाजिक समीकरणों को लेकर के अपनी बात रखी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और इस बीच ओबीसी हमारे साथ से दूर हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय की बात करती है तो उसकी आलोचना होती है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए और बिना झिझक अपनी बात रखनी चाहिए। CWC की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन से हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपिता के जिक्र से अपना संबोधन शुरू किया और कहा कि यह साल महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी है। तो राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी पर भी हमला बोला। CWC की बैठक में जो कुछ अहम बातें हैं जिन्हें राहुल गांधी ने बताया है, वो उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी जातीय जनगणना नहीं चाहती है। उन्होंने अपने बारे में कहा कि वह करवाएंगे जातीय जनगणना, और दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण के बारे में उन्होंने जो बातें रखी वह हमने आपको बता ही गई कि ओबीसी उसके चक्कर में उनसे दूर हो गया, या यूँ कहे कि क्या छिटक गया। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी को या कांग्रेस को अब यह एहसास हो रहा है कि पिछड़ों के सहारे के बिना सत्ता में वापसी करना मुश्किल है, और दलित, ब्राह्मण और जो मुस्लिम की बात करते करते जो उन्होंने बातें बताई कि ओबीसी कहीं ना कहीं वह वर्ग उनसे छिटक गया, इस बारे में भी गौर करने की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि मुस्लिमों के हक़ की वह बात करते हैं और आलोचना करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है और बिना झिझक सच्चाई का साथ दीजिए और जो बातें कहना है वह कहिए। इशारा साफ है कि अब क्या राहुल गांधी सॉलिड तौर से पार्टी की तरफ से स्टैंड ले रहे हैं और जो मैसेज जनता को देना जा रहे हैं उसमें कोई इफ़ और बट नहीं है। लेकिन क्या पिछड़े जो पहले कांग्रेस का साथ देते थे, ओबीसी की हम बात कर रहे हैं, वह जो छिटक से गए हैं, जिस ओर इशारा राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या वह वापस कांग्रेस के साथ आएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या ओबीसी जिस ओर इशारा कर रहे हैं राहुल गांधी, वह उन्हें छोड़कर चले गए हैं, वो फिर से कांग्रेस की राह आसान करेंगे? क्या उनका साथ देंगे? और जो बात राहुल गांधी ने की है उसके क्या मायने हैं, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता आलोक वत्स साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर नेता रतन तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। तिवारी साहब, आपसे तो जानने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन एक क्विक रिएक्शन ओपनिंग हम वत्स साहब से ही पहले लेते हैं। वत्स साहब, राहुल गांधी अधिवेशन का हिस्सा हैं। अहमदाबाद में 2 दिवसीय यह अधिवेशन है। कोशिश है कि पार्टी में और जान फूंकी जाए और मंथन किया जाए। जो पार्टी लगातार अपने प्रदर्शन में गिरावट करती नजर आ रही है, उससे कैसे उभरा जाए। इसमें जो बात उन्होंने कही है कि भाई खुलकर अपनी बात रखिए पार्टी कार्यकर्ताओं को, यदि मुसलमानों की पैरवी करने की बात की जाती है, आशय यही था, तो बिना झिझक अपनी बातें रखिए। जिस ओर आपको जैसे हिंदुत्व के पक्षधर के तौर पर देखा जाता है, क्या कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड भी क्लियर कर रही है, और क्या बीजेपी को इससे थोड़ी सी तकलीफ या सचेत रहने की ज़रूरत है? क्या आप उन्हें एज अ कंटेस्टेंट अब देख रहे हैं? वत्स साहब, देखिए कुणाल जी, राहुल गांधी ये सब कुछ है कांग्रेस अधिवेशन। उनके अध्यक्ष का कहीं
कोई नाम भी नहीं ले रहा है, जितने भी चैनल है वो राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी किसी और पार्टी को ले जाना चाहते हैं, इसी की चर्चा हो रही। ठीक। लेकिन कांग्रेस के लिए भी मनहूस दिल्ली दूर, दिल्ली का तख्ता उससे कोसों कोसों मील दूर चला गया है। और जो वोट बटोरने की वो कवायद कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया एक मार्च निकाला था भारत जोड़ो, उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद अब ये अधिवेशन गुजरात में कर रहे हैं, जहां हमारा गढ़ है दशकों से जी, और जहां पर आपने देखा कि कांग्रेस को वहां पर आपने ही पटखनी दे दी, जो उनके वोट थे वो आपने ट्रांसफर करा लिया अपनी तरफ, और इनकी बहुत शर्मनाक हार हुई वहां पे। अब ये जिस तरीके की बात करते हैं, इंदिरा गांधी कहती थी जातवाद का कोई मतलब नहीं है, जात पात को मिटाना है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जात पात को लाना है। तो जो यू टर्न हो गया है इनकी पॉलिसीज में, वो बड़ा आश्चर्यजनक है। और वो भी देखिए, मुसलमानों को तो ये शुरू से अपील करते आए और उनको ठगने का काम किया है। लेकिन अब जो ओबीसी को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जी जी, तो वो संभव प्रतीत नहीं हो रहा। अच्छा। क्योंकि इनके पास देने को कुछ नहीं है। ये जो रीजनल पार्टीज हैं, जो सिर्फ जातिगत आधार पर अपनी आधार बनाए हुए हैं, ये उनकी भाषा बोल रहे हैं, ये लालू यादव की भाषा बोल रहे हैं, ये अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं कि किसी तरीके से जात के अंदर से जात को तोड़ के एक ऐसा गठबंधन बनाए जिससे हमारी नैया पार लग सके। लेकिन मैंने कहा ना, मनहूस दिल्ली दूर, अभी दिल्ली का तख्ता या राज्य का तख्ता इनसे कोसों मील दूर है, और अभी बहुत कवायद करनी पड़ेगी वहां तक आने की। ओके वत्स साहब, तिवारी साहब, अब आपके पास आते हैं। देखिए, जिस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं उसी पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है, अधिवेशन उस बात की बानगी है। यह बात भी इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत रेलेवेंट है कि पॉलिटिक्स विदाउट कास्ट इंडिया में एटलीस्ट मौजूद दौर में संभव नहीं है। ऐसे में आपको लगता है कि अब राहुल गांधी साहब पार्टी में बतौर कार्यकर्ता आप कहें, नेता कहें, सांसद कहें, एक नई ऊर्जा फूंकने की कोशिश कर रहे हैं कि यस को यस कहिए, नो को नो कहिए और स्टैंड क्लियर और साफ रखिए। और जिस ओर वत्स साहब कह रहे हैं दिल्ली दूर है, क्या कांग्रेस के लिए वाकई दिल्ली दूर है? देखिए कुणाल भाई, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं, हमारे दूसरे मित्र को भी नमस्कार करता हूं। कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आजाद भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वही कांग्रेस है जिसके तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने एक ऐसी यात्रा निकाली, उस यात्रा के माध्यम से अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। और आज राहुल गांधी जी वर्तमान में एक ऐसे नेता साबित हुए हैं जिन्होंने 4000 से ज्यादा किलोमीटर की पदयात्रा करके ये बता दिया कि राहुल गांधी जी थकने वाले नहीं है। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल हो, चाहे ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां हो, चाहे उनके कुबेर के जो खजाने खोलने वाले उद्योगपति हों, चाहे खुद एक तानाशाह मोदी हों, उनके खिलाफ जमकर लड़ रहे हैं और लड़ाई हासिल कर रहे हैं लड़के। आपने देखा, इन्होंने कहा पदयात्रा से क्या हासिल हुआ। हम उस पदयात्रा से तेलंगाना जीत गए, उस यात्रा से हमने कर्नाटक जीता, उस यात्रा से हमने हिमाचल जीता, उस यात्रा से हमने हरियाणा में अच्छा वोट परसेंटेज बढ़ाया। और उसी यात्रा से कुणाल भाई अभी गुजरात की बात की है कि गुजरात तो बहुत दूर है। इसी गुजरात में 65 साल के बाद ये अधिवेशन हो रहा है और इसी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट मिला है लोकसभा में, और 50% वोट जो है इनके विरोध में गिरा है। तो कहीं ना कहीं 50-50 का आंकड़ा है। और ये भूल न करें, उसी गुजरात में हमने एक लोकसभा भी जीत ली, जो लगातार इनकी लोकसभा जीती हुई थी, हमने जीत ली। और आपको कुणाल भाई बता दूं, राहुल गांधी जी एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी तो ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, सवर्णों की बात कर रहे हैं, उन सवर्णों की बात कर रहे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हो चुके हैं। वो लगातार दलितों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन यह लोग मुसलमानों को गाली देते हैं सदन के अंदर,
सड़क पे मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देते और उसी मुसलमानों को सौगात मोदी का किट भी भेजते हैं ईमानदारी से। सबका साथ सबका विकास की भी बात करते हैं, तो इनका दोहरा चाल, चेहरा, चरित्र सबके सामने आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी एक संदेश देना चाहते हैं। जिस दिन भारत का मुसलमान और भारत के हिंदू एक साथ गले में हाथ डाल के घूमने लगे, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 100 साल तक दिखाई नहीं देगी। और यह अंग्रेजों की नीति पे चल रहे फूट डालो राज करो, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा दो और लगातार सरकार में बने रहो। लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों देख रहे हैं, और जिस दिन दोनों समझ गए और जाग गए, इनकी नीति को समझ गए, उस दिन भाजपा दिखाई नहीं देगी। कुणाल भाई, तो क्या वो दिन अभी दूर है? यही सबसे बड़ा सवाल भी है। बिल्कुल, देखो हम समझा रहे हैं, हिंदुओं को भी समझा रहे हैं, मुसलमानों को समझा रहे हैं कि आपके जेब में डाका डाला जा रहा है। आपके जो आने वाली नस्ल है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको चोट पहुंचाया जा रहा है, उनके भविष्य को खराब किया जा रहा है। हिंदू और मुसलमान दोनों को जागना होगा, दोनों को समझना होगा कि हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा आने वाले समय में। ठीक है वत्स साहब, आप इस अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस के स्टैंड को जानते, देखते, समझते हुए अभी क्या उसे आप पोटेंशियल थ्रेट मान रहे हैं आने वाले समय में, या आपको लगता है ये अधिवेशन करना, ये मीटिंग्स करना, इससे कुछ ज्यादा हासिल होने वाला नहीं है? आप उन्हें एक थ्रेट के तौर पर देख रहे हैं या अभी भी उसे साइडलाइन कर रहे हैं? वत्स साहब, देखिए कुणाल जी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए विगत 1.5 दशकों से न थ्रेट थी, न आगे भविष्य में थ्रेट होगी। ओके। कांग्रेस का स्वरूप इतना छोटा हो गया है कि वो रीजनल पार्टियों के सामने कटोरा लेके सीटों के लिए भीख मांगती है। उत्तर प्रदेश जितनी सीट चाहे अखिलेश देंगे, उतनी सीट के लिए लड़ पाएंगे। अपनी वजूद और अपनी औकात से ये 5 कैंडिडेट भी नहीं उतार पाएंगे। वही हाल कमोबेश इनका बिहार में है। लालू यादव ने जितनी सीट दे दी, उसी से काम चलाना हो। लेकिन सर, कास्ट के लिए आप सिर्फ एक तरफा आरोप तो नहीं लगा सकते वत्स साहब। कास्ट के लिए आप भी तो बैटिंग करते हैं। देखिए आपके जितने अलायंस है, यदि बात की जाए, चूंकि हाल बिहार का चुनाव आने वाला है, वहीं का बात कर लेते हैं। देखिए जीतन राम मांझी साहब भी आपके साथ हैं, चिराग पासवान साहब भी आपके साथ हैं, कुशवाहा साहब भी आप ही के साथ माने जा रहे हैं, आप ही के साथ हैं। तो कास्ट को तो लेके समेट के जदयू तो आपकी अलाय है ही, आप भी तो चल रहे हैं, आप भी तो खुलकर अपने आप खुलेआम बैटिंग नहीं कर रहे हैं। निर्भरता तो आपकी भी उतनी है। देखिए अभी इस देश में कुणाल जी, मैं बड़े स्पष्ट और साफ गोई से कहना चाहता हूँ जी, बहुत सी ऐसी दलें हैं इनका बेसिक कास्ट है। अगर कास्टिज्म हट जाए तो ये सब इनका सर्वनाश हो जाएगा। और वो कवायद अब चल पड़ी है। लोगों के समझ में आने लगा है कि ये जात पात का जोड़ा पीट के हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिहार में लालू यादव, यहाँ अखिलेश यादव, और उत्तर प्रदेश में वो एक हमारी ही रैली है, नाम बोल रहा हूँ, हमारी ही रैली है, तो हमारे साथ उनका गठबंधन है। राजभर भी निषाद पार्टी है, राजभर साहब की पार्टी, आरएलडी है। ये सब जातिगत पार्टी है, ये मानने में कोई। बिहार में चिराग पासवान है, फिर मांझी, जीतन राम मांझी है, और वो कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा है। हाँ बिल्कुल है। तो ये सब लोग जातिगत आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आ रहे हैं। और कुछ सफलता भी पाते आ रहे हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी के राज में सबका साथ सबका विकास का जो इस तरीके से वातावरण बन रहा है, अब ये कास्टिज्म लोग धीरे धीरे सुनते चले जा रहे हैं। तो सर ये भी बता दीजिए, देखिए अभी अब बेहतरीन उदाहरण बिहार की बात हुई है, तो नीतीश कुमार साहब फिर आपकी मजबूरी है कि मजबूती है? सर आप तो मजबूती का दम भर रहे हैं, लेकिन क्या वो मजबूरी भी नहीं है? देखिए अभी के माहौल में नीतीश हमारी
मजबूरी, हाँ क्योंकि लालू यादव जातिगत समीकरण के हिसाब से जी जी, एक बहुत टॉल लीडर अभी भी है बिहार में, हाँ और उनको काउंटर करने के लिए ओबीसी वर्ग में हम्म अगर कोई नेता है हम्म, तो वो नीतीश कुमार है। ठीक है, इसलिए हमें नीतीश जी को आगे रखकर ही इस लड़ाई को लड़नी, ये ठीक है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर स्वीकार कर रहा हूं। नहीं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, साफगोई से बात रखते भी हैं। तिवारी साहब देखिए, बात भले दलगत राजनीति की कोई भी करे, लेकिन उसमें सब समाहित हैं। ऐसे में आपका जो कोर वोट बैंक किसी वक्त दलित रहा था, ये ओबीसी रहा था, दलित तो खैर अब किसके हैं, कभी बीजेपी बोलती है उनके हैं, आपके हैं, लेकिन ओबीसी आपका एक कोर वोट बैंक रहा था। और जिस ओर इशारा राहुल गांधी साहब कर रहे हैं कि हम ओबीसी को अपने से छिटकने के लिए विवश हो गए या हो गया अनजाने में, पता नहीं चला, उस स्ट्रेंथ को वापस रिवाइव करने के लिए क्या कुछ प्लान्स हैं आपके पास? कैसे कनेक्ट कीजिएगा? संगठन के तौर पर क्या आप उतने शक्तिशाली हैं जितनी भारतीय जनता पार्टी है? ये भी मंथन की ज़रूरत है। आप कैसे उस पुराने किले को फिर से फतह कीजिएगा आगे के एपिसोड में? देखिए कुणाल जी, अभी हमारे मित्र, हमारे साथी ने एक्सेप्ट किया हाँ, कि नीतीश कुमार हमारी मजबूरी है, और उन्होंने सब कुछ बता दिया कि कौन सी पार्टी क्या करती है। सही बात है, कोई कहे ना कहे, अंडरस्टूड है वो। तो अभी आप बताइए, उत्तर प्रदेश की बात इन्होंने कर लिया, बिहार की बात कर लिया, महाराष्ट्र में बात कर लिया, या लोग बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, या कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी तो भीख मांगती है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, वहां पे समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में थी। उसके बावजूद हम लोगों ने मिलके हमारी जो हैसियत थी उस हैसियत से ज्यादा हमको मिला, और हम वहां पे 6 सीट जीतने में कामयाब रहे। और महाराष्ट्र के अंदर भी हमने लोकसभा में गठबंधन किया, वहां पे भी हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे। तमिलनाडु में हमारी जो हैसियत थी उसके आधार पे हमने चुनाव लड़ा और जीता भी काफी सीटें। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी संगठन पे ध्यान दे रही है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो अलायंस है वो बरकरार रहे। बड़ा भाई जहाँ है वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, जहाँ हम छोटे भाई की भूमिका में और छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे। और रही बात ओबीसी की, बात कर लेते हैं। देखिए, ओबीसी वोट जो हमसे कोसों दूर हो चुका है, उस ओबीसी वोट को अपने पाले में लाने के लिए राहुल गांधी जी ने खूब कसरत की है, खूब मेहनत की है। और अभी मैं आपको बता दूं, पप्पू यादव जो पूर्णिया से लोकसभा सांसद निर्दलीय निर्वाचित हुए हैं, करेक्ट, जो पूरा किलाबंदी कर दी गई थी, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव भी कहीं न कहीं पूरी उनकी पार्टी उनके खिलाफ उतर चुकी थी, और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू उनके खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने उस किले को फतेह करके लोकसभा पहुंचने का काम किया। वो पप्पू यादव को ओबीसी समुदाय के वोट को अपने पाले में डालने के लिए राहुल गांधी जी ने अपना प्लान बना लिया है। ठीक है, 2 से 3 दिन में आपको खबर मिल जाएगी कि पप्पू यादव को ओबीसी विभाग की बड़ी जिम्मेदारी देखने को मिलेगी। इससे तो ये हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, बोलिए वत्सा। पप्पू यादव को आपने भेजा था झारखंड में। हाँ। पप्पू यादव एक क्रिमिनल नाम है, पप्पू यादव एक दागदार नाम है, और पप्पू यादव के जाने से झारखंड में चली जाए, ईमानदार हो जाएंगे, बैंड बज गई। हाँ हाँ, तिवारी साहब कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। मैं अब वही पप्पू यादव कल भाजपा में चले जाए तो वो ईमानदार भी हो जाएंगे। झारखंड में भेजिए तो झारखंड में हमने जीत हासिल की कि नहीं? हाँ हाँ, अब बताइए ना, झारखंड में हमने कौन सा पराजित हो गए? पप्पू यादव तो अमेठी और रायबरेली में घूम रहे थे, लेकिन रायबरेली अमेठी भी तो उन्होंने फतेह की। देखिए, पप्पू यादव क्या चीज है, वो वही पप्पू यादव जो हैं जो लगातार पूर्णिया से जीतते रहे, कई बार 5 बार निर्दलीय चुनाव जीतने का उनके पास एक करिश्माई नेतृत्व है। और पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी के सिस्टम में है, और आने वाले समय में देखना बिहार में उनको इतनी बड़ी भूमिका देने जा रहे हैं राहुल गांधी जी कि आपको दिखेगा। और इस बार आपको मैं कुणाल भाई बता रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड करके रखिए। बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को भी ले डूबेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब इनका पतन निश्चित हो चुका है। ठीक है वत्स साहब, लेकिन एक बात तो है, चले बिहार की बात हो रही है तो थोड़ा कांग्रेस और बीजेपी से ही तरह बात करते हैं। वक्फ बिल को लेकर के क्या कहीं ना कहीं थोड़े पशोपेश में है नीतीश कुमार साहब कि उन्होंने आपका समर्थन कर दिया, कहीं उनका मुस्लिम वोट बैंक छिटक गया और आप दोनों अलाए हैं, तो दिक्कत तो हो सकती है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, मुस्लिम वोट उनको पहले भी बहुत कम मिलता था, हाँ, और जो उनके नेता लोग गए हैं, हाँ,
वो सब छुटवैये नेता है, उनका कोई वजूद नहीं है मुसलमानों के बीच। हाँ, तो कोई असर नहीं होगा जमीन पर? कोई खास नहीं। ठीक थोड़ा है, बहुत होगा तो होगा, लेकिन कोई खास असर नहीं। मतलब उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। नहीं। ठीक है, तिवारी साहब क्लोजिंग कमेंट एक आपसे भी। हाँ बिहार हम जीतेंगे कुणाल जी, हाँ और स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे। बिहार की जनता हाँ, दोबारा से जंगल राज की वापसी नहीं चाहती ठीक है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में फिरौती की रकम नहीं तय करना ठीक चाहती है। सड़कों पर उठा के बलात्कार नहीं होने देना चाहती है। ओके वत्स वहाँ साहब, की जनता सुशासन के ठीक साथ। है। तिवारी साहब बहुत टाइम, समय का अभाव है, 10 सेकंड में जल्दी बता दीजिएगा, क्या उस एंटी इनकम्बेंसी के उस दबाव में बिहार इस बार कुछ अलग गुल खिला सकता है या वही सिलसिला फिर से बरकरार? कुणाल भाई, जो सर्वे हुआ मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री जो कौन सा मुख्यमंत्री सबसे लोकप्रिय है, तो तेजस्वी यादव नंबर 1 पे आए थे। दूसरी बात, इनका जो घमंड देखने को मिल रहा है कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ वोट चले जाएं, लेकिन एक वोट इंपॉर्टेंट होता है। एक वोट से हमारे एक सांसद सीपी जोशी राजस्थान में चुनाव हार गए थे। तो एक वोट का महत्व कांग्रेस पार्टी जानती है, और एक वोट के लिए हम लोग कसरत कर रहे हैं। और इनका जो घमंड है वो बिहार चूर करेगा, बिहार की जनता चूर करेगी, बिहार में रह रहे बेरोजगार चूर करेंगे, बिहार में प्रताड़ित महिलाएं चूर करेंगी, और जो महंगाई आसमान पे है उस महंगाई की चोट खा रहे लोग इनका घमंड चूर करेंगे। और बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है, बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और जुड़ने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस को पिछड़ों का सहारा है, पहले था, फिर से याद आया है, लेकिन क्या कांग्रेस अपने कलेवर में कोई ऐसा बदलाव या परिवर्तन कर सकती है जिससे कांग्रेस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में फिर से वही मुकाम हासिल कर पाए जो वो मुकाम पहले हासिल कर पाती थी? सबसे बड़ा सवाल यही है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।